हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर जो है हिस्ट्री का। ठीक है, उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे एक नाम आया है जेम्स मिल का। तो जेम्स मिल जो है एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे, जिन्होंने इंडियन जो एक बुक लिखी थी उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि 3 पीरियड्स में कैटेगराइज किया था हिस्ट्री लिखने के लिए, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जब इतिहास को 3 तरह से कैटेगराइज किया था कि हिंदू के टाइम में कैसा था इंडिया, और मुस्लिम के टाइम पे कैसा था, ब्रिटिश के टाइम पे कैसा था। और इनकी जो बुक थी वो वर्ल्ड वाइड मतलब ज़्यादातर लोगों ने इनकी बुक जो है मान लिया था इस आइडिया को कि हाँ, कि मतलब उस समय जो भारत था वो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश 3 सेक्शन में डिवाइड था। मीन्स पहले हिंदुओं का राज था, उसके बाद मुस्लिम का राज था, उसके बाद ब्रिटिश का राज था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग करने से ये दिखाया गया है कि उसमें अलग अलग जनता, जैसे मीन्स जो राजा का धर्म है उसी धर्म के लोग इंडिया में रहते थे। तो क्या ऐसा हुआ होगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे अब मुस्लिम शासक जब आए होंगे तो क्या उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों नहीं रह रहे होंगे? दोनों रह रहे होंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस बुक में क्या किया गया है कि जो राजा है, जो शासक है, उसके धर्म के अकॉर्डिंग बांटा गया है इंडिया के इतिहास को। और जो मिल थे, जेम्स मिल, उनका ये भी मानना था कि जो इंडियन सोसाइटी है, इसका जो सिविलाइजेशन है, इसका जो कल्चर है, सभ्यता है, ये यूरोप से काफ़ी पीछे है। ठीक है, और इस वजह से इनमें बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं। अलग अलग लोग जो हैं अपने कल्चर को आगे बढ़ाते, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ या फिर यूरोपियन जो है शासन करे तो हमारा देश बहुत आगे निकल सकता है। मिल जो थे, जेम्स मिल, उनको फ़ील होता था कि जो यूरोपियन इंडिया को आगे ले जाने के लिए यूरोपियन मैनर्स हैं, यूरोपियन सभ्यता, यूरोपियन कल्चर, वहाँ के लॉज़, वहाँ के इंस्टीट्यूशन जब वो इंडिया में आएंगे तभी इंडिया आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जेम्स के मिल के अकॉर्डिंग क्या था, इंडिया की सभ्यता और सारी चीज़ें जो हैं वो क्या थी, वो ब्रिटिश से बहुत ही पीछे थी। तो इन सब के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो मिल सोचते थे इंडिया को आगे ले जाने के लिए यूरोप को क्या करें, ब्रिटेन जो है उनको इंडिया पे रूल करना चाहिए और अपने कल्चर को यहाँ लाना चाहिए, अपने कल्चर को डोमिनेट करना चाहिए और यहाँ के कल्चर को नीचे रख कर के आगे बढ़ना चाहिए, तभी यहाँ के लोगों का विकास हो सकता है। ठीक है, तो कुछ हिस्टोरियन जो हैं वो क्या करते हैं, हिस्टोरियंस जो हैं वो इंडियन हिस्ट्री को 3 और अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक है एंशिएंट, दूसरा है मिडिवियल और थर्ड है मॉडर्न। तो इसमें कह सकते हैं कि मॉडर्न जो और ये जो कल्चर है ये भी जो है ब्रिटेन से, मतलब यूरोप से आया है कि हाँ, कि इस तरह से हिस्ट्री को डिवाइड करना। और हिस्ट्री को इस तरह से डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम है क्योंकि उस समय जो मॉडर्न पीरियड है उसको किसे एसोसिएट कर सकते थे कि उसमें मीन्स मॉडर्निटी हमारी झलकती है साइंस से, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न पीरियड लिया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि हिस्टोरियन जो है इन्होंने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन अगर हम देखे जाएँ कि ये भी है कि ब्रिटिश रूल में सब आगे बढ़ेंगे, इक्वलिटी आएगी, ये सब मतलब कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमने जैसे पढ़ा हुआ है कि जब ब्रिटिश जो है रूल करती थी उस समय जो है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी और इक्वलिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी। मीन्स ब्रिटिश क्या करते थे, हमारे ऊपर रूल करते थे और अपने फ़ायदे के लिए कम कीमत में सामान खरीदते थे, ज़्यादा कीमत में बेचते थे और ढेर सारे टैक्स वगैरह लगाते थे। तो और फिर तरह तरह के कॉलोनियल जो है वो उन्होंने बताया था।
अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉलोनियल, ठीक है। व्हाट इज़ कॉलोनियल? तो जैसे होता है कि कोई जो कंट्री है, कोई पावरफुल कंट्री है, किसी छोटे कंट्री पे जब रूल करती है, ठीक है, और रूल करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उस पर क्या करती है, तरह तरह के टैक्स लगाती है और उनसे तरह तरह के एक्सपेंसेस वसूल करती है, और वहाँ की क्रॉप को ख़रीदना मीन्स अपने इच्छाओं की फुलफ़िल के लिए, मीन्स अपने फ़ायदे के लिए दूसरी जो कंट्री है उस पर राज करते हैं, वहाँ के लोगों के ऊपर नहीं ध्यान देते, बस अपने ऊपर ध्यान देते। तो ऐसी जगहों को कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉलोनी। मीन्स कह सकते हैं व्हेन द subjugation of one country by another leads of these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। मीन्स जब जो है किसी कंट्री की वजह से दूसरे पे पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है या फिर सोशल कल्चरल चेंजेस आते हैं, मीन्स जो डोमिनेंट कंट्री है, जो बड़ा देश है, छोटे देश पे उस कंट्री की वजह से जो जो चेंजेस आते हैं, चाहे वो कल्चर में चेंज आए, चाहे ट्रेडिशन में चेंज आए या फिर सोसाइटी में चेंज आए, इकोनॉमिकली चेंज आए, तो इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? कोलोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो हिस्टोरियंस थे वो लास्ट 20 to 50 ईयर्स के जो हैं चीज़ों के बारे में कैसे जानते थे? तो क्या था, वो रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, उस टाइम की जो चीज़ें रहती हैं, जैसे कि लोगों की बुक्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी बायोग्राफी है, और सारी चीज़ें हैं, उन सबको पढ़ करके उनके बारे में रिसर्च करके उन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब जैसे ब्रिटिश थे, ब्रिटिश क्या करते, ब्रिटिश का बिलीव था कि अगर हमें किसी कंट्री पे राज करना है तो उस कंट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए, मीन्स उस कंट्री में किस तरह के लोग रहते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोगों के क्या चीज़ पसंद है, वहाँ के क्रॉप्स कौन कौन सी है, वहाँ के पेड़ पौधे हैं कैसे हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, किस टाइप की यहाँ पे डेवलपमेंट है, और इनफैक्ट वो मिट्टी के टाइप क्या है और कौन सी क्रॉप वहाँ के लिए बेस्ट है, ये सारे पे रिसर्च करते थे। और उनका क्या था, अंग्रेज़ों का मानना था कि हर चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, मीन्स हर चीज़ का लिखा हुआ ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ लिखी हुई रहेगी तो उसको हम सर्वे करके उसको पढ़ सकते हैं और पढ़ करके उस पर डिस्कस कर सकते हैं और फिर किसी एक थॉट पे आ सकते हैं कि हाँ इस चीज़ को डेवलप करने के लिए क्या होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने लॉ कोर्ट और रिकॉर्ड रूम भी बनवाए थे, और वो जिससे कि हर एक वर्क का ऑफिस, जितने भी ऑफिशियल वर्क थे या फिर जितने भी ऑब्जर्वेशन थे, इन सब का क्या था, रिकॉर्ड रखा जाता था, और वो रिकॉर्ड से ही वो सारी चीज़ें तय करते थे कि कहाँ पे क्या अगला कदम क्या होना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड आता है कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी होता है मतलब किसी चीज़ को बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना, अलग अलग तरीके से लिखना, ठीक है, कैलीग्राफी। और जो लिखने में सक्षम होते हैं उनको बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट। तो कैलीग्राफिस्ट होते तो 19th सेंचुरी में जो जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया गया था, कॉपी करके फिर उनको रखा गया था संभाल करके, जिससे कि आगे का काम हो सके, चाहे वो फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम हो, चाहे जो धीरे धीरे जब प्रिंटिंग आ गई तो प्रिंटिंग से फिर पेपर, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स वगैरह छपने लगे, तो इस तरह से हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू हुआ। जो ब्रिटिश थे उनके लिए सर्वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी, वो हर चीज़ के बारे में सर्वे करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आप एक फिगर देख रहे होंगे, ये कस्टर्ड एप्पल का वो है, पेड़ है, जिसको कि इसने बनाया किसी लोकल आर्टिस्ट ने बनाया था। और ये जो है बॉटनिकल गार्डन एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम जो है ब्रिटिश ने क्या किया था, इस्टेब्लिश कराया था, जहाँ पे इस फिगर रखा गया और ये बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं वहाँ के बारे में जानने के लिए। और जो बताया था अभी वीडियो में कि यहाँ की फ्लोरा फना मीन्स एनिमल पस और वो प्लांट्स, इन सब के बारे में इन लोग को ऑब्ज़र्व करते थे, सर्वे करते थे। अब
अब ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी जगह के बारे में पता करना है, किसी चीज़ के बारे में पता करना है, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से हम उस चीज़ के बारे में पढ़ लेंगे, हमें पता चल जाएगा। लेकिन क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें सब कुछ बताते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? सिर्फ वो चीज़ बताते हैं जिसने लिखा है, और उसकी इमेजिन शक्ति जो है जहाँ तक गई है वो उसी के बारे में लिख सकता है। अब जैसे कि कोई वो है आर्टिस्ट है, ठीक है, कोई आर्टिस्ट बना रहा है कोई फिगर, तो वो आर्टिस्ट के दिमाग में जो चल रहा है वही चीज़ बनाएगा, ठीक है। और ऐसे ही कोई, अब देखिए यहाँ पे एक ये फिगर है, इसमें बताया गया है कि जो विद्रोही सैनिक हैं वो लूटपाट कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए ब्रिटिश आर्मी है उनको मार रही है, उनको भगा रही है। लेकिन क्या वाकई में जो विद्रोही सैनिक थे लूटपाट करते थे, लोगों को मारते थे? नहीं, उनका एम था कि अपने राष्ट्र से अंग्रेज़ों को हटाना, इंडिपेंडेंस चाहिए था। लेकिन जो आर्टिस्ट है उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि वो विद्रोही हैं और वो लूटपाट कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो इमेज बनाता है उसकी सोच वहाँ पे दिखती है। ऐसे ही कोई राजा है, अगर कोई वो लॉ लाता है, तो राजा सिर्फ अपने बारे में, हाँ, कि मैंने तो बहुत अच्छा लॉ लाया है, मैंने टैक्स लगाया है, टैक्स से लोगों का भला करेगा, लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवाएगा, लोगों की हेल्प करेगा, और जब क्रॉप अच्छी नहीं होगी तो उनको खाना प्रोवाइड कराएगा। लेकिन राजा ने तो सोचा कि अच्छा है, लेकिन गरीब जनता जो वो टैक्स दे रही है या फिर नहीं दे पा रही है, बहुत मुश्किल से दे रही है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए तो ये एक आफत है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जितने भी सर्वे वगैरह है, ये बुक्स वगैरह हैं, ये हमें वो बताती हैं जो जिसने लिखने वाले की जो सोच है वो बताती, सारी चीज़ें नहीं बताती हैं। और कह सकते हैं कि जो इस समय जो भी बुक्स लिखी गई थी या फिर जो भी छपा हुआ था, जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे, वो जो जिन लोगों ने तैयार किए थे अपने हिसाब से तैयार किए थे, राजा के बारे में हिसाब किए थे, सैनिकों के बारे में बताया था। लेकिन वहाँ की जो जनता थी, ठीक है, जो पीजेंट थे, वर्कर थे, मीन जो फार्मर थे, ट्राइबल्स थे, वर्कर माइंस पुअर लोग थे जो स्ट्रीट पे रहते थे, उनके बारे में, उनकी डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, उनके लिवलीहुड के लिए वो लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, इन सब के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चलता है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये जो है ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे देखिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो इस कटिंग में क्या दिया गया है कि नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो यहाँ पे एक जो है पुलिस स्ट्राइक के बारे में बताया गया है, जो कि 1946 में हुआ था, कि 2000 जो पुलिसमैन थे दिल्ली में, उन्होंने क्या किया था? स्ट्राइक किया था। उनके लिए जो खाना आया था, वो खाना जो है वो इतना ख़राब खाना आया था कि वहाँ के पुलिस वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि ये खाना तो इंसानों के क्या, ये खाना जानवरों के भी खाने लायक नहीं है। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और फ़िलहाल आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।